गरीब की भैंस और खटिया, हम सबकी बहन और बिटिया और सनातन धर्म की चुटिया की रक्षा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सबको संबोधित करें। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जसवंत नगर और करहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, यहां की वीर भूमि को नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव पहले चरण का संपन्न हो चुका है। कल द्वितीय चरण का मतदान होना है। पहले चरण के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव के रुझान हैं, वे रुझान बताते हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही आवाज गूंज रही है और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, जो ये पूरे देश के अंदर की आवाज है, ये आवाज वो आवाज है जो 10 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को हमने देखा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसा भारत जिस भारत का दुनिया के अंदर सम्मान है, जिस भारत के अंदर सबको सुरक्षा है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को उसकी सही जगह पहुंचाने का काम किया गया है। विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, गरीबों के नाम पर आने वाले, जाति के नाम पर शासन करने वाले लोगों ने कभी भी गरीब को उसका हक देने का काम नहीं किया। मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर जो प्रयास किए, इन 10 वर्षों के प्रयासों का परिणाम है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है और 50 लाख लोग, 50 करोड़ लोग देश के अंदर ऐसे हैं जिन गरीबों के जनधन अकाउंट खोल करके उन्हें शासन की योजना सीधे उनके खाते में पहुंच रही है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ लोगों में रसोई गैस का सिलेंडर वितरित होना, 10 करोड़ लोगों, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन जाना। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला के जीवन में खुशहाली लाने के लिए किया। बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास और विकसित भारत की संकल्पना के साथ मोदी जी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके सामने हैं और दूसरी ओर सपा, कांग्रेस
का इंडी गठबंधन और बहुजन समाजवादी पार्टी अपने अपने कुनबे के साथ फिर से इस चुनाव में आ गई है। चुनाव के पहले लोग दिखाई नहीं देते, चुनाव के दौरान आकर के तमाम प्रकार के राग अलापते हुए दिखाई देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं आपसे, एक बार समाजवादी पार्टी से पूछिए कि समाजवादी पार्टी एक तो बात कहे कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की 500 वर्षों के बाद प्राण प्रतिष्ठा की बात आई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया? क्या अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए था क्या? आप राम मंदिर के पक्ष में हैं या विरोध में? आप पक्ष में है ना? राम मंदिर बनना चाहिए ना? समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने विरोध किया। बहनों और भाइयों, मुझे एक बात बताओ, क्या सपा को कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहिए था क्या? अच्छा, जो कांग्रेस कहती है कि राम और कृष्ण हुए ही नहीं, यानी राम के अस्तित्व को भी ये झुठलाते हैं, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को भी झुठलाते हैं, और फिर भी समाजवादी पार्टी जबरदस्ती कांग्रेस के गले में हार बनना चाहती है। ये तो है इनके हाल। और ये किसके लिए? आपने कल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के सलाहकार के वक्तव्य को आपने पढ़ा होगा। उन्होंने क्या वक्तव्य दिया? उन्होंने वक्तव्य दिया, उनका वक्तव्य है कि देश के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आएगी तो विरासत टैक्स लगाएगी। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स क्या है मालूम है आपको? ये विरासत टैक्स है कि आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति के बाद आधी संपत्ति कांग्रेस और सपा के लोग हड़प लेंगे। आपको संपत्ति से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास। दूसरा, इनके द्वारा कहा जा रहा है, कल कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी और सपा और बसपा दोनों कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही थी, उस समय क्या आलम था? उस समय उन्होंने एक जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित की थी। उस कमेटी ने संस्तुति की थी कि मुसलमानों को भी पिछड़ी जाति में और अनुसूचित जाति में शामिल करके आरक्षण का लाभ जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिल रहा है उनमें से कुछ को कटौती करके मुसलमानों को दे देना चाहिए, कुछ को अनुसूचित जाति को दे देना चाहिए। ये तो कांग्रेस नेतृत्व की मंशा थी। यही नहीं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी किसी बात की ओर इंगित करती है। यह भी कांग्रेस ने गठित की थी। और आज जब कांग्रेस आई है तो कांग्रेस यही कहती है, फिर से कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। बहनों और भाइयों, यहां का हिंदू कहां जाएगा? यहां की अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति के लोग कहां जाएंगे? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को ये लोग अपमानित करना चाहते हैं। ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। और इसीलिए आपसे मैं कहने के लिए आया हूं, ये चुनाव केवल सामान्य चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है।
आपने मोदी जी को 2014 में वोट दे करके देश की सत्ता सौंपी, तो मोदी जी ने देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम किया। कांग्रेस के हाथों में सत्ता थी, देश के अंदर आतंकी वारदात होती थी। कल मैं समाजवादी पार्टी की इस क्षेत्र के एक नेत्री के बयान को पढ़ रहा था, और बहनों और भाइयों, इसके द्वारा कहा जा रहा था कि मोदी जी ने जो बात कह दी है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस का आज से है क्या? आज से 54 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ का, और 54 वर्ष के बाद उनका पोता भी वही रूप टोता रटंत कर रहा है कि हम गरीबी हटाएंगे। अरे 62 वर्षों तक शासन किए थे, तब तो कुछ कर नहीं पाए थे, और आज गरीबी हटाओ की बात याद आ रही है। जब कांग्रेस की सत्ता थी तो गरीब भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित थी, और नौजवान पलायन करता था। आज कहते हैं गरीबी हटाएंगे, और गरीबी कैसे हटाएंगे? गरीबी हटाने के लिए कह रहे हैं कि हम आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे। यानी आपके बाप दादों ने, आपके मां बाप ने अगर कोई मकान एक शहर में बना दिया, एक गांव में बना दिया, आपके परिवार में 5 लोग हैं और 2 कमरों में रह सकते हैं, 4 कमरे हैं, तो 2 कमरे को ये लोग कांग्रेस और सपा के लोग हड़पने का कार्य करेंगे, हम सर्वे करा देंगे। अरे मेहनत करेगा हमारा आदमी, और हड़पने के लिए फिर एक कांग्रेस और सपा के गुंडों को आप छूट देंगे कि वे आपकी संपत्ति को हड़पने का काम करेंगे? क्या ये अधिकार देंगे आप? लेकिन कांग्रेस और सपा का इंडी गठबंधन का घोषणा पत्र इस बात को कहता है। और बहनों और भाइयों, मैं उनका बयान पढ़ रहा था, कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा है कि माता बहनों के मंगलसूत्र पर भी संकट आने वाला है। हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, शिष्टाचार है, परंपरा है कि हमारी माता बहनें स्त्री धन के रूप में जेवर को अपने आप संभाल करके रखती हैं। दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलता, केवल हिंदुस्तान में हमारी माताएं बहनें रखती है। जेवर, मंगलसूत्र भी होता है, गले का हार भी होता है, लॉकेट भी होता है, और भी उनके पास अपने जेवर होते हैं। पैसा होता है, उसको संभाल के रखती हैं, फिर जेवर खरीदती हैं, सोना खरीदती हैं, चांदी खरीदती हैं। हर परिवार में 1 तोला से लेकर के 1 किलो तक का सोना जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वही उसकी अमानत होती है, वही उसका संस्कार होता है, और फिर वही अपने आने वाली पीढ़ी को विरासत में देती है, अपनी बहू को देती है, अपनी बेटी को देती है। कांग्रेस के लोगों की बुरी दृष्टि उस पर है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी ओर इशारा किया था। लेकिन बड़ा हास्यास्पद बयान यहां से समाजवादी पार्टी की नेत्री का आया। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी, पुलवामा के शहीदों के जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ? हम प्रश्न पूछना चाहते हैं बहनों और भाइयों, और ये प्रश्न आपको भी पूछना चाहिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी ने अपना पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए और श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित किया था। कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, होता है, मृत्यु होती है। मुलायम सिंह जी की मृत्यु पर मैं स्वयं उनके पैतृक गांव में आया था, और सैफई में आकर के मैंने स्वयं वहां श्रद्धांजलि अर्पित की थी, क्योंकि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी कुछ न कुछ सेवाएं तो थी। मैं आया था, मेरी पार्टी के लोग आए थे, प्रधानमंत्री जी ने शोक व्यक्त किया था, लेकिन स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई शोक संवेदना नहीं व्यक्त की गई। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के साथ इस प्रकार का भेदभाव, और अभी आपने देखा होगा एक माफिया मरा था,
उस माफिया के लिए फातिया पढ़ने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग कैसे विधवा विलाप कर रहे थे, यह भी दृश्य आपने देखा होगा। वह भी दृश्य आपने देखा होगा। क्या उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं को इसी प्रकार से जैसे सपा की सरकार के समय में ये लोग व्यापारियों पर कहर बरपाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करते थे, क्या इस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए? क्या मिलनी चाहिए? क्या नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने की छूट मिलनी चाहिए? क्या? और मैं पूछना चाहता हूं फिर समाजवादी पार्टी की नेत्री से, वे जवाब दे, इन माफियाओं के द्वारा गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय समेत 6 लोगों की हत्या एक साथ की गई थी। एक साथ की गई थी। श्रीमती अलका राय भी तो हमारी विधायक थी। क्या उसके मंगल सूत्र की भी कभी चिंता हुई इन समाजवादी पार्टी के लोगों को? जो लोग मारे गए थे, कृष्णानंद राय के साथ शहीद हुए थे, उनकी विधवाओं का क्या हुआ? नंदकिशोर रुंगटा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे। नंदकिशोर रुंगटा के निर्मम हत्या कर दी गई थी, अपहरण करके निर्मम हत्या माफियाओं के द्वारा, समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय इनके द्वारा प्रश्रय इन माफियाओं के द्वारा कर दी गई थी। उनकी विधवा का क्या हुआ? और आपने प्रयागराज में राजू पाल और उमेश पाल की निर्मम हत्या के दृश्य को भी देखा होगा। बहनों और भाइयों, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, क्या राजू पाल ये भी तो पिछड़ी जाति के थे और उमेश पाल भी तो पिछड़ी जाति के थे, इनकी विधवाओं के मंगलसूत्र क्या हुए? कभी इन्होंने अपने इन कृत्यों पर पश्चाताप करने का भी प्रयास समाजवादी पार्टी ने किया है। ये देश के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, आज हम सब आपसे यही कहने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है। यह देश विकसित भारत के रूप में स्थापित हो, आत्मनिर्भर भारत बने। आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो आत्मनिर्भर युवा बनेगा, आत्मनिर्भर महिलाएं बनेंगी, आत्मनिर्भर किसान बनेगा, आत्मनिर्भर व्यापारी बनेगा और देश के अंदर खुशहाली आएगी। और मोदी जी इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, मुझे देखकर क्या आश्चर्य होता है। अब मुझे बताओ, समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिए हैं, पहले समाजवादी पार्टी की सत्ता तो नहीं आती, कभी नहीं आनी। अब तो प्रदेश की जनता ने ठुकरा दिया तो देश की जनता कहां पूछ रही है? पूछ रही है क्या? पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, पूरे देश के अंदर समाजवादी पार्टी कुल 63 से 64 या 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही होगी, इससे ज्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी। और सरकार बनाने के लिए, केंद्र में सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए 273 सीट का। बताओ, 273 सीट का बहुमत चाहिए और चुनाव लड़िए केवल 63 से 65 सीट पर, और कह रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। क्या सरकार बनाएंगे क्या ऐसे में? हैं? क्या सरकार बनाएंगे क्या? कांग्रेस क्या सरकार बनाएगी? कांग्रेस स्वयं इतनी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही है। क्या कांग्रेस सरकार बनाएगी क्या? कांग्रेस के नाम पे कोई आपके यहां वोट देता है क्या? बहनों और भाइयों, इन लोगों ने प्रदेश को तबाह किया था माफियाओं के हाथों। और मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपह सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी। और आज
क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए, हत्ता। और चूरण खाने के आदी हो गए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे वीर भूमि है, चूरण मत खाइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में सहभागी बनकर के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करिए। इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहन और भाइयों, ये जो माफिया और अपराधियों के लिए फातिया पढ़ने वाले लोग हैं, इनसे कहिए कि 5 साल और फातिया के लिए आपको हम दे रहे हैं, जाओ खूब पढ़ो, देश को आगे बढ़ने दो। सहमत है ना? और यही कहने के लिए आज मैं आया हूं। देख रहे हैं ना, ये माफिया अपराधी जब पहले चलते थे, इनके काफिले निकलते थे, बाकी अन्य लोगों का आना जाना बंद हो जाता था। और अब इनके गले में तख्ती लटकी है, कहते हैं हुजूर एक बार केवल जान बख्श दो, थैली लगा करके आजीविका चला लूंगा। अब जमीन कब्जा नहीं कर पाएंगे लोग। पहले बोलते थे ना, जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट, उस पे कब्जा करते थे जबरदस्ती, सपा का बोर्ड लगा के कब्जा कर लेते थे। अब भी कब्जा कर पाएंगे क्या? अब कब्जा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मालूम है कि पीछे से बुलडोजर की दृष्टि भी पड़ रही है, पड़ती है, वो बहुत ठोस एकदम सटीक निशाना लगाता है। और जब चलता है ना तो ऐसे चलता है कि बड़े बड़े माफिया की पैंटें गीली हो जाती हैं। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आज आया हूं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। हुए हैं ना? हुए हैं, कोई संदेह है क्या? भाजपा जो कहती है सो करके दिखाती है। और आप देखना, काशी और अयोध्या तो हमारा संकल्प पूरा हुआ। अब हम लोग मथुरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ब्रजभूमि के विकास के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं और ब्रजभूमि के विकास के साथ जसवंत नगर करहल को जुड़ना होगा। सहमत हैं? मैनपुरी जुड़ेगी, घर घर जाएंगे, मोदी जी का संदेशा लेकर के जाएंगे। देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया है इसके प्रति, और अयोध्या में रामलला को विराजमान करने के लिए जो कार्य किया है इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी को पत्र लिख करके समर्थन की घोषणा करेंगे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हम लोगों ने श्री जयवीर सिंह जी को यहां पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी के रूप में उतार करके भेजा है। अब आप सोचो पहले यहां पे रामलला मैदान भी ठीक ढंग से नहीं था। आज देखो ना क्या भव्य बना है, क्या भव्य बन चुका है। देखो, भाजपा आएगी तो रामलला मैदान बनाएगी, रामलला का मंडप बनाएगी। भाई हम लोग तो समाज के लिए करेंगे, और सपा आएगी तो वे अपना घर बनाएंगे। यही करेंगे ना? करेंगे ना? आप मुझे बताओ कि यादवों में भी टिकट देने थे तो एक ही परिवार के सब है, एक परिवार से बाहर कोई उभर ही नहीं पा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रभारी, उनकी एक ही परिवार, पति पत्नी दोनों। ऐसे ही शिवपाल जी को भी एक चूरण दे दिया, बदायूं वाले। श्योर शर्ट है कि वहां पे हारना है सपा को, तो वहां कहा चलो शिवपाल हारने के लिए ही उन्होंने शिवपाल जी को वहां भेज दिया। वो तो 100% तय है कि वहां पे सपा का खाता खुलना ही नहीं। और इसके बाद फिरोजाबाद में उन्होंने भेजा है, तो फिरोजाबाद में तो पिछली बार ही तय हो चुका है कि वो भाजपा के पक्ष में निर्णय ले चुके हैं। और 5वीं सीट है, बेचारा धर्मेंद्र यादव ना चाहते हुए फिर आजमगढ़ चला गया। पिछली बार
दिनेश लाल यादव निरोवा भोजपुरी का बहुत अच्छा कलाकार है, और निरुआ ने पिछली बार ऐसा हराया, उनको ऐसा हराया कि दोबारा वे आजमगढ़ नहीं जा पाए डर के मारे, और फिर से आजमगढ़ की जनता यही फैसला करने जा रही है। लेकिन ये 5 के अलावा क्या कोई दूसरा यदुवंशी नहीं था क्या? एक परिवार के अलावा कोई है ही नहीं क्या? बहनों और भाइयों, ये परिवारवादियों को सबक सिखाने का समय है। ये जातिवादी राजनीति को प्रश्रय देकर के अपने परिवार को भरने वाले और देश की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले, गरीब मरता था, भूखों मरता था, स्वास्थ्य के अभाव में मरता था, मंदिर लूटे जाते थे, व्यापारी ठगा जाता था, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, नौजवानों की नौकरी के साथ, उनकी आजीविका के साथ ये लोग खिलवाड़ करते थे। लेकिन आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे, बिरयानी। आप सोचो ना, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो आतंकवादियों के मुकदमों को वापस तक करने का इन्होंने प्रयास किया था, और तब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा था, आज इन दुर्दांत आतंकवादियों का मुकदमा वापस ले रहे हो, कल इन्हें पद्म पुरस्कार दोगे, ये नहीं चलेगा, और खारिज कर दिया था। बहनों और भाइयों, आपने 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगा देखा है क्या? कहीं कर्फ्यू देखा है क्या? कहीं पर बेटी और बहन की सरेआम इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हुए किसी बेशरम व्यक्ति को देखा है क्या? कोई कर पाएगा क्या आज के दिन पे? करेगा तो फिर फल भी भुगतेगा। केवल अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करेंगे, जो व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा, राम नाम सत्य है की गारंटी भी हमसे ले लेगा। और इसीलिए आपसे कहने के लिए बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं कि श्री जयवीर सिंह जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी और यहां के हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, ब्लॉक प्रमुखगण, ये सभी लोग लग करके आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा, घर घर जाइए, मोदी जी का प्रतिनिधि बनिए, मेरी अपील भी घर घर पहुंचाइए, और स्वयं जयवीर सिंह बन करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आप आगे बढ़िए। आप मतदान के लिए आगे बढ़िए। जो भारत के सैनिकों का अपमान करते हैं, पुलवामा के शहीदों का अपमान करते हैं, जो भारत की सीमा के साथ खिलवाड़ करते हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद को प्रश्रय देने का काम करते हैं, और माफिया और अपराधियों के लिए फातिया पढ़ने का काम करते हैं, इनको एक सिरे से खारिज करिए। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्ता सौंपे, और मोदी जी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर, एक खुशहाल और एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के इस राष्ट्र यज्ञ में सहभागी बनिए। यही अपील आप सबसे करने के लिए मैं विशेष रूप से इस जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में आया हूं। सब लोग सहमत हैं? सब लोग सहमत हैं? पीछे वालों से पूछ रहा हूं मैं, सब लोग बताइए पीछे तक मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, घबराइए मत, वहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखते रहिए खबर न्यूज़ तक। ये चैनल आपका है, आपके लिए है, और